नमस्कार दोस्तों, आपका डीलो क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 19 के बारे में। चैप्टर 19 जिस बारे में बात करता है वो बात करता है ट्रायल के बारे में। किस चीज के बारे में बात कर रहा है? ट्रायल के बारे में। ट्रायल क्या होता है? ट्रायल को बोला जाता है हिंदी में विचारण, ठीक है। और जो ट्रायल होता है ना, इसका हमें जस्टिस मिलने में बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे? कि भाई जब हम किसी व्यक्ति पर कोई आरोप वगैरह लगाया जाता है या कुछ भी चीज किसी ने ऐसे माना जाता है कि भाई किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, तो सबसे पहले की जाती है अन्वेषण। अन्वेषण आया, इसके बाद हुई जांच, और जांच के बाद आता है विचारण, ठीक है। इस तरीके से होता है। फिर इस विचारण में तय किया जाता है कि कोई व्यक्ति दोष मुक्त किया जाएगा या फिर दोष सिद्ध किया जाएगा। दोष सिद्ध किया जाएगा, कन्विक्ट या एक्विटल, ठीक है। तो विचारण जो होता है ना, यानी कि ट्रायल, इसका जो हमारी जुडिशियल प्रोसेस होता है, न्यायिक जो प्रक्रिया होती है, इसमें बहुत बड़ा स्थान होता है। इसमें ही तय किया जाता है कि इसको क्या किया जाएगा, किसी व्यक्ति को दोष मुक्त किया जाएगा या दोष सिद्ध किया जाएगा। अब प्रश्न बनता है यहाँ पे कि भाई विचारण किसके समक्ष किया जाता है? तो विचारण हमेशा न्यायालय के समक्ष किया जाता है, ठीक है। किसके समक्ष किया जाता है? जो न्यायालय होता है, हमारा कोर्ट होता है, उसके समक्ष किया जाता है। तो जो अभी आज से हम क्या इसमें देखेंगे, ट्रायल वाले प्रोसेस। तो कौन कौन सी ट्रायल होती है? तो जैसे सेशन ट्रायल होती है, फिर उसके बाद वारंट विचारण होता है, वारंट ट्रायल होती है जिसको कहा जाता है, जो पुलिस रिपोर्ट पर आधारित हो सकती है और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर भी हो सकती है, मतलब पुलिस रिपोर्ट के अलावा भी हो सकती है। फिर आता है समन ट्रायल होती है, फिर इसके बाद आता है समरी ट्रायल होती है। तो ऐसे ऐसे करके ट्रायल के 3 या 4 चैप्टर हमारे पास आते जाएंगे। जैसे जैसे आते जाएंगे हम वैसे वैसे इनको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। आज हम जिसकी बात करेंगे वो आएगा सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। जब हम बात करते हैं बीएनएसएस की, तो आता है हमारा चैप्टर नंबर 19, ठीक है। और ये कवर कर रहा है सेक्शन 240 से 260 तक, ठीक है। लेकिन जब हम सीआरपीसी की बात कर रहे थे, तो सीआरपीसी में हम बात करते थे तो कवर करते थे 225 से 237 तक, 225 से 237 तक बात करते थे। हम क्या कर रहे हैं, बीएनएस को सीआरपीसी से कनेक्ट करते हुए पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमको ये पता चल जाए कि कौन से प्रोविजंस ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं और कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको कि हम पुरानों को ही साथ लेके चल सकते हैं, ओल्ड सेक्शन को ही हम साथ लेके चल सकते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे चैप्टर 19 की। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम किसी चैप्टर को देखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी तैयार कर लेते हैं एक इंडेक्स। इंडेक्स देखने से क्या हो जाता है, हमको ये पता चल जाता है कि आखिर इस चैप्टर में कौन कौन से सेक्शन हैं और किस किस बारे में ये बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो 248 सेक्शन आता है वो बात करता है विचारण का संचालन लोक अभियोजक के द्वारा किया जाना। विचारण का संचालन लोक अभियोजक के द्वारा किया जाना। ट्रायल टू बी कंडक्ट बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। ट्रायल बाय पीपी। अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ, ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। 250 उन्मोचन, यानी कि बात कर रहा है डिस्चार्ज की। 251 बात करता है आरोप को विरचित करना, यानी कि यहाँ पे किया जा रहा है चार्ज फ्रेमिंग, ठीक है। इसके बाद बात हो जाएगी दोषी होने के अभिवचन। 252 यानी कि कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। 253 अभियोजन के साक्ष्य के लिए तारीख, ठीक है। इसको हम कनेक्ट करेंगे 265 से। अब क्यों कनेक्ट करेंगे, जब आएगा, जब मैं बताऊंगी। तो 253 डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। सेक्शन 254 अभियोजन के लिए साक्ष्य, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। फिर आ जाएगा 255 दोष मुक्ति की बात करता है, यानी कि एक्विटल की बात की जाती है। फिर आता है 256 प्रतिरक्षा का आरंभ करना, एंटरिंग अपॉन डिफेंस। सेक्शन 257 आर्ग्यूमेंट यानी कि बहस की बात करता है। वही 258 बात करता है
दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय। क्या बात कर रहा है? दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय, जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन की बात की जा रही है। और प्रीवियस कन्विक्शन की बात कर रहा है 259, और सेक्शन 260 बोल रहा है प्रोसीजर इन केस इंस्टीट्यूटेड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 222। ठीक है, इसको देखते हैं अब हम कि सबसे पहला वाला सेक्शन क्या बोल रहा है हमको। देखिए सेक्शन 258 टू 48 की जब हम बात कर रहे हैं बीएनएसएस की, तो वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 225। ठीक है, विचारण का संचालन लोक अभियोजक के द्वारा किया जाना, ट्रायल टू बी कंडक्ट बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पीपी की याद रख लीजिए, इसको पीपी से याद रख लीजिए कि भाई पीपी होता है हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो सेशन न्यायालय में इन सेशन कोर्ट प्रत्येक विचारण एवरी ट्रायल अभियोजन का जो संचालन होगा, देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, अभियोजन का जो संचालन होगा वो लोक अभियोजक के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, लोक अभियोजक के द्वारा किया जाएगा। प्री का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखिए सेक्शन 249 को, सेक्शन 249 बीएनएसएस बोलता है, वही सेक्शन है जो 226 है हमारे सीआरपीसी का। अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ, ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। तो अभियोजक यानी कि जो प्रोसिक्यूटर होता है ये बताते हुए स्टार्ट करेगा कि वह अभियुक्त को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्तावना करता है। जनरल बात है, कोई ऐसे डिटेल में जाने वाली बात नहीं है। जैसे जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा वहां पे हम डिटेल में जाएंगे, जहां पे लगेगा वहां पे हम एक रीड आउट करके काम चला सकते हैं। ठीक है, अभियोजक ये बताते हुए स्टार्ट करेगा अपना कथन कि वह अभियुक्त को यानी अक्यूज्ड को किस साक्ष्य से यानी किस एविडेंस से साबित करने के लिए प्रस्ताव रख रहा है, अपना प्रस्ताव प्रपोजल वगैरह रख रहा है। अब आता है सेक्शन 250 बात करता है बीएनएसएस के डिस्चार्ज के बारे में, उन्मोचन के बारे में। वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 227। यदि अभियुक्त क्या करता है, मामले को सुपुर्द करता है, अभियुक्त मामले को सुपुर्द करने से 60 दिन में आवेदन करेगा, और आवेदन में क्या होगा, मामले के अभिलेख और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद इसने आवेदन किया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो डेट्स और डे वगैरह होते हैं ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभियुक्त मामले को सुपुर्द करने के लिए आवेदन करेगा, मामले के अभिलेख यानी कि जो रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, उन पर विचार विमर्श करने के बाद जो मजिस्ट्रेट होता है अगर उसको लगे कि मामला नहीं बन रहा तो वो कारण लिखते हुए उसको उन्मोचित कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। किसको? अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा कि भाई तुम्हारे खिलाफ मामला बन ही नहीं रहा, डॉक्यूमेंट्स में कुछ लिख ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे, बिना बात के थोड़ी ना उसको आगे लेके जाएंगे, उन्मोचित कर देंगे। बात करते हैं आगे सेक्शन 251। सेक्शन 251 बात करता है आरोप को विरचित करना, जो कि है सेक्शन 228। तो क्या होता है, मामले में विचार किया, विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो हमारे सेशन कोर्ट के द्वारा विचारणीय है, मतलब उसका ट्रायल किसके द्वारा किया जाएगा, सेशन कोर्ट के द्वारा उसका विचारण किया जाएगा। तो अभियुक्त के विरुद्ध 60 दिन के भीतर, अब ये 60 दिन कब से होंगे, सुनवाई की पहली तारीख से क्या करेगा, आरोप विरचित करेगा, चार्ज को फ्रेम करेगा। चार्ज फ्रेम कर लिया, ये मान लीजिए चार्ज हमने फ्रेम कर लिया, चार्ज फ्रेम करने के बाद अभियुक्त को इसको पढ़कर सुनाया जाएगा। ठीक है, और पूछा जाएगा कि भाई क्या तुम दोषी होना एक्सेप्ट करते हो, तो वो बोलेगा एक्सेप्ट करता हूं, तो अलग प्रोसीजर चलेगा, और वो बोलता है नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करता, विचारण का दावा करता है, तो उस तरीके से फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो बढ़िया। आगे सेक्शन 252 क्या बोलता है, सेक्शन 252 बोलता है, वही सेक्शन है जो कि है सेक्शन 229 ऑफ सीआरपीसी, दोषी होने के अभिवचन। अगर वो करता है कन्विक्शन ऑफ ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, ऐसा कथन करने पर कथन को लिखते हुए हर बात क्या होगी, बिना लिखे क्या साबित की जाती है, अगर कोई मौखिक रूप से कोई कथन, तो मौखिक साक्ष्य का इतना महत्व नहीं होता जितना कि लिखी हुई बात का होता है। तो कथन को लिखते हुए अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जाएगा। अगर वो बोल देता है कि हाँ मैंने अपराध किया है तो दोष सिद्ध कर दिया जाएगा। फिर ये बोलता है कि सेक्शन 253 बीएनएसएस वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 230।
अभियोजन के साक्ष्य के लिए तारीख वारीख दी जाएगी यहाँ पे। डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, यदि दोष सिद्धि के अभिभाग से इनकार करता है, मतलब वो कहता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो सेक्शन 252 में दोष सिद्ध नहीं हो सकता। तो अभियोजन का जो साक्ष्य होगा उसके लिए डेट को डिसाइड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डेट डिसाइड की जाएगी यहाँ पे। और अभियोजन के आवेदन पर आदेशिका जारी की जा सकेगी। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 254। सेक्शन 254 बोल रहा है वही सेक्शन है जो सेक्शन 231 है सीआरपीसी के अंतर्गत। तो अभियोजन के लिए साक्ष्य कब होगा? नियत दिनांक पर, जो भी डेट दी गई है उसी पे होगा, और न्यायालय के द्वारा अभियोजन का साक्ष्य लिया जा सकेगा। किस तरीके से लिया जा सकेगा भैया? तो ऑडियो वीडियो माध्यम से लिया जाएगा, या तो साक्षी का साक्ष्य या लोक का साक्ष्य। लोक का साक्ष्य मतलब लोक सेवक का साक्ष्य, यहाँ पे हो गया हमारा मिसप्रिंट। तो क्या क्या रिकॉर्ड किया जा सकेगा ऑडियो वीडियो के माध्यम से? किसी साक्षी का साक्ष्य यानी विटनेस का एविडेंस, और लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट का एविडेंस जो होगा वो रिकॉर्ड किया जा सकेगा। और साक्षियों की लगातार परीक्षा कर सकते हैं और प्रति परीक्षा के लिए उनको दोबारा बुला सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस की जाएगी एग्जामिनेशन, और उनको री एग्जामिनेशन के लिए और प्रति परीक्षा के लिए उनको दोबारा बुलाया जा सकता है, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उनको बुला सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब अभियोजन का साक्ष्य लिया, अभियुक्त की परीक्षा करी, इन दोनों को सुनवाई का अवसर दे दिया, इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, तो क्या करेगा जज? जज देगा दोष मुक्ति का आदेश, यानी कि उसको एक्विटल घोषित कर देगा। और किसको? अभियुक्त को करेगा। अभियुक्त के खिलाफ ही तो मांगे जा रहे हैं ना सब चीजें, एविडेंस वगैरह, तो अभियुक्त को यहाँ पे किया जा सकेगा दोष मुक्त। कहाँ पे कहा गया है? सेक्शन 255 ऑफ बीएनएस, वही सेक्शन है जो 232 है हमारे सीआरपीसी का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। सेक्शन 256 बात करता है प्रतिरक्षा का आरंभ करना, एंटर इन अपॉन डिफेंस की बात की जा रही है। तो सबसे पहले सेक्शन 255 में अगर दोष मुक्ति नहीं होगी तो अभियुक्त क्या करेगा? प्रतिरक्षा का आरंभ कर सकेगा। कोई एविडेंस वगैरह होंगे वो पेश करेगा, जो लिखित कथन होंगे वो मजिस्ट्रेट को पेश करेगा, फिर मजिस्ट्रेट उनको फाइल वगैरह करवा देगा। फिर क्या होता है कि यदि अभियुक्त प्रतिरक्षा आरंभ होने के बाद आवेदन करे तो किस किस चीज के लिए आरंभ करेगा? अभियुक्त कहेगा कि भाई या तो साक्षी को हाजिर करने के लिए आवेदन करेगा, या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे उनको पेश करने के लिए आवेदन करेगा। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? ऐसी आदेशिका को या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर कारण लिखते हुए उस आदेशिका को रद्द कर देगा। अब कारण किस संबंध में हो सकते हैं कि या तो वो जो आवेदन होगा वो तंग करने वाला होगा, या फिर ऐसा होगा कि वे उससे न्याय का उद्देश्य विफल हो जाए, मतलब न्याय नहीं मिल पाए, तो उसको आवेदन को जो होगा वो रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब करेंगे हम बहस। बहस मतलब आर्ग्यूमेंट किया जाएगा। प्रतिरक्षा के साक्ष्यों की अगर परीक्षा समाप्त होती है तो पीपी जो होगा हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होगा वो उसको उपसंहार कर देगा, समअप कर देगा, मामले को समअप कर देगा, और अक्यूज को और उसके प्लीडर को क्या कहेगा कि भाई तुम उत्तर देने के लिए बाध्य हो, अब जो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर दो। ठीक है, कौन सा सेक्शन है? 257, सेक्शन 257 ऑफ बीएनएसएस, जो सेक्शन 234 है किसका? सीआरपीसी का। प्रोसिक्यूशन की बात की जा रही है, ठीक है ना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसको कहेगा? अक्यूज्ड को और उसके वकील को कि तुम उत्तर देने के लिए बाध्य हो। ठीक है, चलिए हो गई बहस। अब चलते हैं कि क्या दिया जाएगा, या तो दोष मुक्ति करेंगे या दोष सिद्धि करेंगे। तो क्या होगा? 258 बोल रहा है बीएनएसएस का कि सेक्शन 235 सीआरपीसी को देखो, वो भी यही बोल रहा है कि भाई दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय दिया जाएगा। बहस को सुना, विधि का कोई प्रश्न था उसको सुना, उसके बाद जज देगा अपना निर्णय। बहस कितने दिन में देगा? बहस के पूरा होने के, जो भी आर्गुमेंट वगैरह हुए हैं उनके पूरा होने के 30 दिन तक देगा। फिर इस जो 30 दिन है इसको और बढ़ाया जा सकता है, उसको 45 दिन तक करा जा सकता है। भाई कोई अगर कोई रीज़न वगैरह होगा, कोई रीजनेबल रीज़न होगा कि भाई युक्त कारण होगा, तो उसको 45 दिन तक भी बढ़ा सकता है। और अभियुक्त दोष सिद्ध हो गया तो सेक्शन 401 के सिवाय अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना जाएगा। ये क्लॉज दे दिया इन्होंने यहाँ पे कि भाई इस सेक्शन को छोड़ के बाकी उसको दंड के प्रश्न पे पूछा जा सकता है।
चलिए अब आगे देखते हैं क्या पॉइंट बोल रहा है 259 बोल रहा है पूर्व दोष सिद्धि। सेक्शन 252 258 में दोष सिद्धि के बाद कोई पूर्व दोष सिद्धि वगैरह होगी तो उसका एविडेंस वगैरह लिया जाएगा, उसका जो कंक्लूजन वगैरह होगा वो लिखा जाएगा, निष्कर्ष जो होता है ना वो लिखा जाएगा। फिर लास्ट सेक्शन है 260 BNSS, CRPC का सेक्शन है 237। तो ये बोल रहा है सेक्शन 222 के क्लॉज 2 के अधीन संस्थित जो मामले होंगे उनमें प्रक्रिया बता रहा है। तो सेशन कोर्ट मामले का विचारण पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किए गए वारंट मामले की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग करेगा। तो यहाँ पे ये वाली बात हो जाती है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद देखिए जो विचारण होगा वो बंद कमरे में किया जाएगा, और यदि किसी मामले में जज अभियुक्त को उन्मोचित या दोषमुक्त करता है तो अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग का उचित कारण नहीं था तो जिसके विरुद्ध अपराध का अभियोग है उसे कारण दर्शित करने को कहेगा। कोई कारण नहीं है तो जिसके विरुद्ध है उसको कारण दर्शित करने के लिए कहेगा। उसे प्रतिकर देने, और ये पूछेगा कि भाई उसे प्रतिकर देने का ऑर्डर क्यों नहीं दिया जाए। पर इसमें किस किस को शामिल नहीं करेगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल, गवर्नर साहब जो होते हैं इनको इंक्लूड नहीं करेगा। फिर इसके बाद बोलता है बिना आधार के अगर अभियोग लगा है तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकेगा। देखिए CRPC में ये 1,000 रुपये का जुर्माना होता था, अब यहाँ पे इसको 5,000 रुपये कर दिया है। तो ये हमारे लिए हो जाता है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो कुछ चेंज होगा वो तो हमको याद रखना ही पड़ेगा ना, तो ये वाली बात हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब प्रतिकर की वसूली ऐसे होगी जैसे मजिस्ट्रेट ने जुर्माना अधिरोपित किया है, ठीक है, और सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी से किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। प्रतिकर के संबंध में अगर कोई अपील की जाएगी तो वो हाई कोर्ट में की जाएगी, और अपील पर जुर्माने की वसूली अपील के निस्तारण पर की जाएगी। अपील पर जुर्माने की वसूली किस तरीके से की जाएगी? अपील के निस्तारण पर। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर नंबर 19। किस बारे में बात कर रहा है? सेशन ट्रायल के बारे में बात कर रहा है। इसी तरीके से आगे आएगी वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल। तो अलग अलग प्रोविजंस आएंगे, अलग अलग चैप्टर्स में आएंगे, तो अलग अलग तरीके से हम लोग करते चलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही होगी। आपको लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ में। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं। डी लॉ क्लासेस करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, डी लॉ क्लासेस, वहाँ पे आप हमको DM कर सकते हैं। बरखा शर्मा के नाम से अकाउंट है। ठीक है, तो आप वहाँ पे अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी होती है तो वहाँ पे कर सकते हैं। जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।